नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज़, और इस सीरीज़ का आज हमारा ये 74वां भाग हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। आज के इस वीडियो में भी हम उत्तराखंड के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। ना सिर्फ इनको कवर करेंगे, इनसे जुड़े हुए जितने भी आपके एक्स्ट्रा फैक्ट पूछे जाते हैं उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे आपका अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाए और आपका रिवीजन भी यहाँ पे हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड पे अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ के जो हमारे प्रीवियस पार्ट है उनको नहीं देखा, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, मांझी वन फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? देखिए, मांझी वन फूलों की घाटी ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। जो फेमस फूलों की घाटी है वो कहाँ है? आप सभी जानते हैं चमोली में है। मांझी वन फूलों की घाटी उत्तरकाशी में है, और फूलों की घाटी की जैसी एक और घाटी है जिसका नाम है चिनाब घाटी। चिनाब घाटी भी आपके चमोली में है। ये तीनों घाटियां इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शिखर को हिमालय का मैटरहॉर्न कहा जाता है? हिमालय का मैटरहॉर्न यह किस पर्वत शिखर को कहा जाता है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, शिवलिंग शिखर। शिवलिंग शिखर को हिमालय का मैटरहॉर्न कहा जाता है, और यह शिखर कहाँ स्थित है? ये आपके उत्तरकाशी में स्थित है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, शिवलिंग शिखर। ये आपको डायरेक्टली इस तरीके से भी दे सकता है कि आपको क्वेश्चन पूछेगा, बताइए शिवलिंग शिखर कौन से जनपद में है? उत्तरकाशी में है, और इसे हिमालय का मैटरहॉर्न भी कहते हैं। कुछ दिन पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था कि उत्तराखंड में किस शिखर को हॉर्स पीक कहा जाता है। ठीक है, हॉर्स पीक किस शिखर को कहते हैं? तो यह चंगबंग शिखर को कहा जाता है। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, चंगबंग शिखर जिसे हॉर्स पीक कहते हैं ये चमोली में है, और शिवलिंग शिखर जिसे उत्तराखंड में हिमालय का मैटरहॉर्न कहते हैं ये उत्तरकाशी में है। चतुरंगी ग्लेशियर भी ये भी आपके उत्तरकाशी में ही स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, मंदाकिनी झरना किस जनपद में स्थित है? देखिए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। ये मंदाकिनी झरना है, मंदाकिनी नदी नहीं है। मंदाकिनी नदी आपके रुद्रप्रयाग में है, जो अलकनंदा से वहां पे संगम करती है। ये मंदाकिनी झरना है, जिसे कहीं कहीं पर मडकानी झरना भी लिखा जाता है। ठीक है, और ये आपके कौन से जनपद में है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तरकाशी में स्थित है आपका मडकानी या मंदाकिनी झरना। ठीक है, फेमस है मंदाकिनी झरना, आपको पूछा जा सकता है। दो बातें और याद रखनी है। हमने बोला मंदाकिनी झरना ये आपके उत्तरकाशी में है। अगर पूछा जाएगा मंदाकिनी नदी, आप सभी जानते हैं रुद्रप्रयाग में है, और अगर पूछा जाए मदकानी नदी ये कहाँ है? तो मदकानी नदी ये पिथौरागढ़ में है, गौरी गंगा की सहायक नदी है। तो तीनों नाम मिलते जुलते हैं, तीनों को आपको एक जगह पर याद कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, लाल बहादुर शास्त्री द्वारा देहरादून स्थित घंटाघर का उद्घाटन कब किया गया था? एक फैक्ट तो आपको यही मिल गया कि देहरादून का जो क्लॉक टावर है, घंटाघर है, जो जिसका पहला नाम क्या था पूर्व में, जिसे बलवीर टावर के नाम से जानते थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। घंटाघर का पूर्व नाम क्या था? बलवीर टावर। और इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। ठीक है, और किस वर्ष किया पूछा जा सकता है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा 1953 में जो देहरादून का क्लॉक टावर है, घंटाघर है, इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, इस घंटाघर की नींव कब रखी गई? अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो इसका निर्माण शुरू किया गया या इसकी नींव रखी गई थी 1948 में। ठीक है, और किसके द्वारा रखी गई थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। ठीक है, उस समय वो यूपी की राज्यपाल थी, गवर्नर थी, और उनके द्वारा जो ये घंटाघर था इसकी नींव यहाँ पे रखी गई। और 5 साल के बाद इसका उद्घाटन किसने किया? लाल बहादुर शास्त्री ने। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, तिपरा बमक ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? देखिए, तिपरा बमक ग्लेशियर पूछे, इसके अलावा एक और है हिपरा बमक ग्लेशियर। ये दोनों के दोनों आपके कौन से जनपद में है? तो ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, तिपरा बमक पूछे या हिपरा बमक पूछे, दोनों ग्लेशियर इंपॉर्टेंट हैं, और ये आपके चमोली जनपद में स्थित हैं। नेक्स्ट है हमारा,
हैस्को के संस्थापक अनिल प्रकाश जोशी को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? देखिए, हैस्को के संस्थापक कौन है? अनिल प्रकाश जोशी। हैस्को की अगर मैं बात करता हूं, हैस्को क्या है? पहले हैस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हिंदी में बात करें तो हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन, ये इसका फुल फॉर्म है। इस संगठन की स्थापना, हैस्को की स्थापना इन्होंने 1979 में करी थी। ठीक है, ये भी याद रखना है, देहरादून में। ये तो हमने बात करी हैस्को की स्थापना कब हुई? 1979। संस्थापक कौन थे? अनिल प्रकाश जोशी। ठीक है, अब इनको पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें पद्मश्री से 2006 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए ये क्वेश्चन और ज्यादा हो जाता है क्योंकि 2020 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। 2020 में जो मिला वो पद्म भूषण है, 2006 में पद्मश्री इनको दिया गया था। ठीक है, और इन्होंने हैस्को की स्थापना करी और कब करी? 1979 में। चलिए, नेक्स्ट है हमारा शैलेश मटियानी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? देखिए, शैलेश मटियानी जिन्हें श्रमजीवी साहित्यकार या आंचलिक साहित्यकार भी कहते हैं। क्वेश्चन बन सकता है, निम्न में से किस साहित्यकार को आंचलिक साहित्यकार या श्रमजीवी साहित्यकार कहते हैं? शैलेश मटियानी को। ठीक है, शैलेश मटियानी का पहला उपन्यास का नाम पूछा जा रहा है और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन भी दो बातों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, शैलेश मटियानी से लेकर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं आयोग के द्वारा, और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर कि जो इनका ये पहला उपन्यास है ये पेपर में पूछा जा चुका है। इनके पहले उपन्यास का नाम है बोरी बली से बोरी बंदर। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। किसी एग्जाम में पूछा गया था कि जो उपन्यास है ये बोरी बली टू बोरी बंदर किसकी है, कौन इसका राइटर है, तो वहां पे आंसर था शैलेश मटियानी। अब हो सकता है घुमाकर इस तरीके से दे दे कि शैलेश मटियानी का पहला उपन्यास कौन सा है। ठीक है, तो बोरी बली से बोरी बंदर ये इनका पहला उपन्यास है। अन्य उपन्यासों की अगर बात करें, कबूतर खाना इन्हीं का है, मुठभेड़ इन्हीं का है, चंद औरतों का शहर यह उपन्यास भी शैलेश मटियानी जी का है। ठीक है, इसके अलावा 52 नदियों का संगम ये भी एक उपन्यास है शैलेश मटियानी का। तो ये 5 उपन्यास जो इंपॉर्टेंट हैं। मुठभेड़ भी आई थिंक पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा शैलेश मटियानी ने 2 पत्रिकाएं थी जिनका प्रकाशन इन्होंने किया था। तो इनसे जुड़ी हुई 2 पत्रिकाएं हैं, आपको दोनों याद रखनी है, पेपर में पूछी जा चुकी है। एक पत्रिका का नाम था विकल्प। ठीक है, प्रश्न पूछेगा विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? शैलेश मटियानी ने। और दूसरा, एक सांस्कृतिक पत्रिका आती थी जिसका नाम था जनपक्ष, तो इसका प्रकाशन भी शैलेश मटियानी ने किया था। दोनों याद रखनी है। ठीक है, शैलेश मटियानी का जन्म किस जनपद में हुआ? हाल ही में यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है। तो इनका जन्म अल्मोड़ा जनपद में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कहीं पर इनका जन्म 1930 देखने को मिलता है, कहीं पर 31 देखने को मिलता है। तो आपको ऑप्शन के आधार पर टिक करना होगा, लेकिन अभी जन्म पूछा नहीं गया है, जनपद पूछा गया था, आपको जनपद याद रखना है। एक और चीज जो आखिरी प्रश्न शैलेश मटियानी से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनका मूल नाम। शैलेश मटियानी का मूल नाम है रमेश चंद्र, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है। और शैलेश मटियानी के नाम पर एक अवार्ड शुरू किया गया शिक्षकों के लिए। उस अवार्ड की शुरुआत 2009 में की गई। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से काफी सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, गौरा देवी को किस वर्ष वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए, वृक्ष मित्र पुरस्कार यह गौरा देवी को 1986 में दिया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे अंग्रेजों का कब्रिस्तान कहा जाता था? तो अंग्रेजों का कब्रिस्तान ये कहा जाता था हरिद्वार को। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर यहां पे होगा। एक और चीज आपको याद रखनी है, देखिए ब्रिटिश काल में तो इसे अंग्रेजों का कब्रिस्तान कहते थे। गोरखा काल में जो हरिद्वार था ये दासों की बिक्री के लिए काफी प्रसिद्ध था। तो पूछा जाता है गोरखा काल में दासों की बिक्री का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो वो हरिद्वार था। ठीक है, और बाद में इसे अंग्रेजों का कब्रिस्तान भी कहते थे। नेक्स्ट है, भारत का पहला मेथोडिस्ट चर्च
किस जनपद में बनाया गया था? देखिए उत्तराखंड की बात नहीं हो रही है, पूरे भारत का जो पहला मेथोडिस्ट चर्च था ये आपके कौन से जनपद में बनाया गया, किस जगह पर बनाया गया? ऑप्शन सी, नैनीताल में इसे बनाया गया था। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। भारत का पहला मेथोडिस्ट चर्च ये बना था 1858 में। हेनरी रैमजे ने इसके निर्माण में सहयोग दिया था और इसको बनवाया किसने? जो मेन आदमी था यहाँ पर, जो यहाँ का पहला पादरी भी बना, पादरी विलियम बटलर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, 58 में बना था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल का योगदान किसकी रचना है? अब ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है और 4 किताबें हैं। चारों किताबों के चारों राइटर्स मैंने यहां पर लिखे हैं। चारों की किताब एक दूसरे से मिलती जुलती है, तो आपको चारों एक जगह पर याद रखने हैं, इनको एक जगह पर नोट करना है। देखिए पहले प्रश्न पे आते हैं, स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल का योगदान। अगर गढ़वाल का योगदान पूछे ये किसकी किताब है तो आप बताएंगे ऑप्शन सी, टी.एस. कंडारी की। और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, टी.एस. कंडारी या तीरथ सिंह कंडारी इनका पूरा नाम है और इनकी किताब का नाम है स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल का योगदान। अब अगर क्वेश्चन बन जाए स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान, ये किसकी रचना होगी? तो स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान ये रचना है इंद्र सिंह नयाल की। ठीक है, अब अगर प्रश्न बन जाए स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल और कुमाऊं का योगदान, ठीक है, अगर दोनों के योगदान की बात आ जाए, किताब का नाम है स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल और कुमाऊं का योगदान, तो वो किताब हो जाएगी आपके धर्मपाल सिंह मनराल की। ठीक है, तो तीनों याद रखना है। सिर्फ गढ़वाल पूछेगा तो टी.एस. कंडारी, सिर्फ कुमाऊं पूछेगा इंद्र सिंह नयाल, गढ़वाल और कुमाऊं का पूछेगा योगदान तो धर्मपाल मनराल, और अगर पूछे स्वतंत्रता संग्राम में पिथौरागढ़ का योगदान तो आंसर हो जाएगा जगत सिंह चौहान। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, चारों किताबें इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ह्वेनसांग ने उत्तर काशी के लिए क्या कहा था? देखिए ह्वेनसांग ने उत्तर काशी के लिए शत्रुघ्न कहा था, तो ये आपको याद रखना है कि ह्वेनसांग के अनुसार शत्रुघ्न किसका नाम था? उत्तर काशी का नाम उसने दिया था। ठीक है, उत्तर काशी के नाम पेपर में पूछे जा चुके हैं। आपको पूछा जाता है उत्तर काशी का प्राचीन नाम क्या है और पूछा जाता है उत्तर काशी का पौराणिक नाम क्या है। तो उत्तर काशी का प्राचीन नाम है बाड़ाहाट और पौराणिक नाम है सौम्य काशी। दोनों नाम याद रखने हैं। और ह्वेनसांग ने क्या कहा था? तो शत्रुघ्न ह्वेनसांग ने कहा था। ठीक है, उत्तर काशी के लिए। नेक्स्ट है, रुद्रनाथ बुग्याल कहाँ स्थित है? देखिए रुद्रनाथ बुग्याल आपके गोपेश्वर चमोली जनपद में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस नदी को पुरोला घाटी का वरदान कहा जाता है? ठीक है, तो पुरोला घाटी का वरदान या पुरोला घाटी की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, कमल नदी को कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। पुरोला घाटी आपके उत्तरकाशी में आप जानते हैं और इस घाटी का वरदान या पुरोला घाटी की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? कमल नदी की। अब इस कमल नदी का संबंध किससे है, यानी कि ये किसकी सहायक नदी है? कौन सी इससे जुड़ी हुई बड़ी नदी है? तो कमल नदी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, किसकी सहायक नदी है? ये यमुना की सहायक नदी है। इस नदी का स्थानीय नाम अगर हम बात करें तो स्थानीय नाम है इसका कमोल्ड नदी, यानी कि इस नदी को कमोल्ड के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और एक और चीज, उत्तर काशी में जो एक घाटी है सिराई घाटी, जो कि लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है, वो भी आपके इसी के आसपास स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन पुरोला घाटी से याद रखने हैं। पुरोला से आपका 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं। पहला कि हरकी-दून जो आपकी घाटी है उत्तर काशी के अंदर, उसका प्रवेश द्वार भी पुरोला को कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, लक्सर जंक्शन को किस वर्ष हरिद्वार से जोड़ा गया था? देखिए लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से किस वर्ष जोड़ा गया? 1896 में। और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है कि किस वर्ष लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया था? तो 1896 में। और किस वर्ष हरिद्वार को देहरादून से जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था वर्ष 1900 में। ये भी आपको याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं।
नेक्स्ट है हमारा बौराणी मेला किस जनपद में लगता है। हाल ही में किसी एग्जाम के अंदर ये पूछा गया था कि बौराणी मेला कौन से जनपद में लगता है, तो ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में लगता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी कहाँ स्थित है। देखिए राज्य की, उत्तराखंड की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी की अगर बात करें तो यह है आपके हल्द्वानी में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर प्रश्न बनाएं कि उत्तराखंड में या राज्य की सबसे बड़ी गुड़ मंडी कहां पर है, सबसे बड़ी गुड़ मंडी, तो ये मंगलौर में है। दोनों मंडियां याद रखना है। सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी पूछेगा तो हल्द्वानी, गुड़ मंडी पूछेगा तो मंगलौर हरिद्वार। ठीक है, दोनों बातें याद रखनी है। एक और चीज हमने यहां पर बात करी कि उत्तराखंड की राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी कहां है, हल्द्वानी। ब्रिटिश काल में हल्द्वानी को पहाड़ का बाजार कहा जाता था, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, पूछा जाएगा निम्न में से किस स्थान को अंग्रेजों के काल में, ब्रिटिश काल में पहाड़ का बाजार कहते थे, हल्द्वानी को कहते थे। ठीक है, और देश की जो पहली जैविक कृषि मंडी बनाई जाएगी, ठीक है, पूरे देश की जो पहली जैविक कृषि मंडी बनाई जाएगी वो भी हल्द्वानी में ही बनेगी। ये सारे फैक्ट आपको लिखते हुए चलने हैं ताकि आपका यही इस सीरीज का फायदा हो कि आपके सारे एक जैसे क्वेश्चन, एक जगह से जुड़े हुए क्वेश्चन एक जगह पर आप उनको लिख लें ताकि आपको याद करने में आसानी हो, चीजों को लिंक करके पढ़ने में आसानी हो। नेक्स्ट है हमारा पहाड़ से ऊंचा उपन्यास किसकी रचना है। तो देखिए एक उपन्यास है पहाड़ से ऊंचा, ये किसकी रचना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके साथ भी हम कई सारे फैक्टों को देखने वाले हैं। पहाड़ से ऊंचा ये रचना है रमेश पोखरियाल निशंक की। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए अगर पूछा जाए सुभाष पंत, इनकी भी एक रचना है जो पहाड़ से संबंधित है। इनकी रचना का नाम है पहाड़ चोर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पहाड़ चोर किसकी रचना है, सुभाष पंत की। देवेंद्र मेवाड़ी, इनकी आत्मकथा का नाम है मेरी यादों का पहाड़। ठीक है, तो मेरी यादों का पहाड़ किसकी रचना है, यह है देवेंद्र मेवाड़ी की, इनकी आत्मकथा है। मंगलेश डबराल की रचना का नाम आप जानते हैं, पहाड़ पर लालटेन। ठीक है, तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। पहाड़ से ऊंचा रमेश पोखरियाल निशंक, सुभाष पंत की रचना का नाम है पहाड़ चोर, देवेंद्र मेवाड़ी इनकी आत्मकथा का नाम है मेरी यादों का पहाड़, और मंगलेश डबराल की जो रचना है पहाड़ पर लालटेन, ये भी आपको याद रखना है। चारों इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से आई थिंक 2-3 किताबें पेपर में पूछी गई हैं। एक और किताब है कि मुझको पहाड़ ही प्यारे हैं, ये किसकी रचना होगी, मुझको पहाड़ ही प्यारे हैं, ये रचना है चंद्र कुंवर बर्थवाल जी की, और उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सभी जानते हैं। तो ये पांचों किताबें जो पहाड़ से संबंधित हैं, पहाड़ नाम है इनमें, तो आपको याद रखनी है। ठीक है, पांचों को एक साथ आप लिख लीजिए। एक प्रश्न से आपके यहां पर आपके पांचों किताबें आपके अच्छे से क्लियर हो गई, क्योंकि यहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है। पहाड़ से ऊंचा कई बार देवेंद्र मेवाड़ी का नाम लगता है, कई बार सुभाष पंत का लगता है, तो मैंने आपको पांचों की किताबें यहां पर बताई। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से किस गीत में उपदेश की झलक दिखती है। देखिए इनमें से कौन से गीत में उपदेश देने की झलक दिखती है, तो हमने इसको कुछ दिन पहले ही कवर किया है। ऑप्शन सी पट गीत। ठीक है, हमने पढ़ा था जो ये पट गीत है ये किस प्रकार का गीत है, उपदेशात्मक गीत है। ठीक है, यानी कि इसमें उपदेश दिया जाता है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पट गीत। भाटा साटा की बात करें तो ये एक प्रकार का मनोरंजनात्मक गीत है। ठीक है, और कुलाचार की हमने बात करी थी, जिसे हम कुलाचार या इसे ही विरुदावली भी कहा जाता है। ठीक है, यह गीत ओजी दाजी के लोग जो हैं, जो बद्दी जाति के लोग हैं, ओजी जाति के लोग हैं, अपने यजमान के यहाँ जाकर गाते हैं। तो तीनों याद रखने हैं, कुलाचार या जिसे विरुदावली भी कहते हैं, इसे ओजी जाति के लोग गाते हैं। बाटा सांटा ये एक मनोरंजनात्मक गीत है, और पट गीत ये एक उपदेशात्मक गीत है। ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, टिहरी बांध का स्थानीय नाम क्या है। देखिए इंपॉर्टेंट है, ये टिहरी बांध का स्थानीय नाम, लोकल नाम जो है टिहरी बांध का वो है सुमन सागर। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछ रहा है। स्थानीय नाम पूछा है तो सुमन सागर इसका स्थानीय नाम है। अगर पूछा जाता कि टिहरी बांध का आधिकारिक नाम क्या है, ऑफिशियल नेम क्या है, तो आंसर होगा स्वामी रामतीर्थ सागर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। आपको दे देगा
कि टिहरी बांध का ऑफिशियल आधिकारिक नाम क्या है, तब आंसर होता स्वामी रामतीर्थ सागर। क्वेश्चन दे देता टिहरी बांध का इनमें से कौन सा नाम नहीं है, तब आंसर होता उपयुक्त, कौन सा नाम है तब आंसर होता उपयुक्त दोनों, क्योंकि दोनों टिहरी बांध के नाम है। ठीक है, जो टिहरी बांध से वहां पे जो जलाशय बनता है उसके नाम है। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, जल्दबाजी में गलती होती है और आपने जैसे ही टिहरी बांध का और नाम पढ़ा, आपने दोनों नाम पढ़े और सीधा आप उपयुक्त दोनों में टिक कर देते हैं जल्दबाजी में। तो आपको ध्यान रखना है, स्थानीय नाम है सुमन सागर। एक और चीज, इसका जो ऑफिशियल नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर है, स्वामी रामतीर्थ के नाम पर रखा गया है। इनके नाम पर इसलिए रखा गया क्योंकि वर्ष 1906 में इन्होंने जो ये टिहरी बांध है, भिलंगना नदी, इसके ऊपर इन्होंने समाधि ली थी। तो ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न बनता है स्वामी रामतीर्थ ने जो ये भिलंगना नदी है इसमें समाधि कब ली थी, तो 1906 में इन्होंने ली थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज का। आज हमने भाग 74वां यहाँ पे कवर किया। क्वेश्चन भले ही उनकी संख्या 20 थी, लेकिन अगर आपने इनको नोट किया, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ नोट किया है, एक्स्ट्रा फैक्ट को अगर आप ऐड करें तो 50+ क्वेश्चंस हमने एक जैसे क्वेश्चन एक जगह पर इनको इंक्लूड किया है और उनको हमने डिस्कस किया है। जब हम एक जैसे क्वेश्चंस को रिलेट करते हुए पढ़ते हैं तो हमें ये ज़्यादा टाइम के लिए याद रहता है। चीज़ों को हम आपस में जोड़ जोड़ कर पढ़ते हैं तो हमें ये लंबे समय तक याद रहता है। तो इस सीरीज में हम यही करते हैं कि एक क्वेश्चन आंसर नहीं करते, सिर्फ उनसे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि उनको वहीं पर डिस्कस कर दिया जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, सीरीज आपको पसंद आ रही है, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट और जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कम से कम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चैनल का लिंक ज़रूर डालें। साथ ही अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।